हेलो बच्चों, क्या हाल है सभी के। तो तैयारी वगैरह बढ़िया चल रही होगी सबकी। ओके, तो इक्विलिब्रियम का, केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हमारा टारगेट है केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 2। ठीक है, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लो ताकि चीजें अच्छे से समझ आए। ठीक है, पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देख लेना क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ N2O4 गैस एट 300 केल्विन इज केप्ट इन अ कंटेनर एट 1 atm। ओके, N2O4 गैस आपके पास, इसके 1 मोल को हमने कितने केल्विन के अंदर टेम्परेचर दे रखा है आपको 300 केल्विन और प्रेशर दे दिया आपको कितना 1 atm। इट इज हीटेड टू 600 केल्विन, इसको हीट करना है कहाँ तक, 600 केल्विन तक हीट करना है आपने। When 20% by mass of N2O4 decompose to NO2, मतलब N2O4 क्या देगा आपका, NO2 देगा। कितना परसेंट, 20% देगा। तब तक आप इसको हीट करोगे और आपको तब बताना है प्रेशर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। आपके पास N2O4 था, 300 केल्विन में 1 atm प्रेशर था, इसको हमने हीट किया, 600 केल्विन तक पहुंचाया और N2O4 किस में डिकम्पोज हुआ, NO2 में डिकम्पोज हुआ। अब आपसे बोल रहे हैं जब ये 20% डिकम्पोज होगा तब जो सिस्टम होगा, वेसल होगा, उसका प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो एक चीज बहुत साफ साफ हमें दिख रही है। देखो, दो टेम्परेचर प्रेशर गिवन है, ये भी टेम्परेचर ही गिवन है, दो टेम्परेचर प्रेशर गिवन है, तो डेफिनेटली P1 V1 T1 वाली कॉन्सेप्ट रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ जहां पर भी आपके दो कॉन्सेप्ट, दो टेम्परेचर वगैरह गिवन होते हैं या दो प्रेशर गिवन होती है या सिंपल दो कंडीशंस गिवन होती है, वहां हम डबल इक्वेशंस बना के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो ओवरव्यू आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, तो चलो रहने देते हैं, काम ही आएगा हमारे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रिएक्शन लिख देते हैं। तो N2O4 से क्या मिल रहा है आपका, NO2 मिल रहा है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेता हूँ, बात समझ लो। तो बैलेंस कर लिया, कितना हो गया, 2NO2 हो गया। अब देखो, जो मैंने तुम्हें स्टाइल सिखाई है, आप लोगों को मैंने बता रखा है क्या। सबसे पहले बताओ कितना मोल है, गिवन क्वेश्चन में 1 मोल, क्वेश्चन में गिवन था। इसका स्टार्टिंग में मोल भी गिवन है 1 मोल, और ये कितना होता है स्टार्टिंग में 0, यही सिखाया था पीछे। ये कितना होगा -x, ये कितना होगा +2x, याद आया, फर्स्ट पार्ट के अंदर सिखा रखा है। इसलिए मैंने बोला जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, ये समझ आने लग जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों को ऐड करना है, तो 1 - x और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी मेन चीज है जो इक्विलिब्रियम के अंदर हमें चाहिए। तो मुझे बताओ, तो मुझे अगर आप लोग बताओगे तो टोटल मोल्स कितने दिखेंगे आपको, बात समझ आ रही है। और इसकी कुछ वैल्यू गिवन है, अच्छा 20% भी गिवन है, मतलब आपको बोल रहा है कितना परसेंट डिकम्पोज हो रहा है 20, मतलब यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे दी है, कितनी होगी 20%, मतलब 20 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.2। ऑलरेडी दे दी है कि 20% डिकम्पोज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, तो चेंज की वैल्यू जो कि x की वैल्यू है वो कितनी होगी 20 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.2। तो 0.2 पुट करोगे तो कितना आएगा आंसर आपका, 2 × 0.2 दैट इज 0.4। ये आपकी वैल्यू होगी 0.4 और ये वाली कितनी आएगी 1 - 0.2 करोगे तो कितना आएगा, 1 - 0.2 करोगे तो आपका आएगा 0.8। इतनी बात समझ आ गई, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% डिकम्पोज हो रहा है NO2 में, मतलब 20% चेंज हो रहा है। तो 20% चेंज मतलब ये जो चेंज है हमारा x है, इसी की वैल्यू आपको गिवन है 20%। 20% मतलब 20 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.2। क्लियर है, तो यहाँ से बताओ फाइनल मोल्स कितने पता चलेगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, फाइनल प्रेशर बताना है। तो फाइनल प्रेशर के लिए हमें जानते हैं इक्वेशन PV = nRT का यूज करना पड़ेगा। तो जरा देखो इसमें क्या क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर तो आपको निकालना ही है, वॉल्यूम चाहिए हमें निकालना पड़ेगा, R कांस्टेंट होता है, और नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। टेम्परेचर क्वेश्चन के अंदर गिवन था और R कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स फाइनल यहाँ से पता चल जाएंगे। रिएक्शन के बाद जो फाइनल मोल्स है, जो 1 मोल था वो इनिशियली गिवन था। ठीक है, तो फाइनल मोल्स कितना आ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइनल लिख देता हूँ सपोज इसको मैं, कितना आ गया 0.8 इसका, और इसका कितना मिला मुझे 0.4, तो कितना आ गया आपका 1.2 मोल्स आपके फाइनल मोल्स आ गए। इतनी बात क्लियर है। अब बस क्या करना है, क्या करेंगे आप, अब सिंपल सी जो हमारे पास इक्वेशन थी PV = nRT, काफी इंपॉर्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों ने सुनी है, वो लगा दो PV = nRT। सबसे पहले इसको लगाते हैं फर्स्ट कंडीशन के अंदर, तो इसको P1 V1 = N1R_T1 बोल देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन के अंदर लगा रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या थी याद करो, प्रेशर गिवन था आपको 1 atm, 1 पुट कर दिया, वॉल्यूम पुट कर देता हूँ V1, नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन था, इनिशियल 1 गिवन था, R को R ही रहने देता हूँ, टेम्परेचर कितना गिवन था 300 केल्विन।
ठीक है। तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 300 इंटू आर। ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, वॉल्यूम की वैल्यू होगी V1 की। नाउ अब पुट करते हैं सेकंड कंडीशन। तो सेकंड के लिए भी सेम इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। तो इसको लिख रहा हूँ P2 V2 N2 T2, क्योंकि गैस कांस्टेंट तो सेम ही रहता है, आई बात समझ में। और यही प्रेशर तुम्हें निकालना है, यही प्रेशर तुम्हें निकालना है। तो इसको मिटा लेते हैं ताकि जगह बन जाए। तो P2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा देखो, N2R T2 बाय V2 हो जाएगा। N2 कितना है, तो N फाइनल जो हमने निकाला था, कितना निकाला था, इक्विलिब्रियम जब 20% डिकम्पोज हो गया तब कितना निकाला तुमने, फाइनल मोल्स 1.2। तो 1.2 R को R ही रहने देते हैं। T2 कितना क्वेश्चन में गिवन है, 600 केल्विन गिवन है, ठीक है। और V2, अब देखो V2 क्या होगा, तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, है, तो वॉल्यूम में चेंज ना आने के कारण जो V2 होगा विल बी इक्वल्स टू V1, ठीक है। कहीं देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम तो सेम है। तो वॉल्यूम सेम होने के कारण V2 की वैल्यू क्या होगी, V1 के बराबर ही होगी। और इसीलिए इस इक्वेशन का हमने यूज करा ताकि मुझे पहले वॉल्यूम पता चल जाए। तो वॉल्यूम पुट कर लूंगा यहाँ से उठा के डायरेक्टली, कितना आ जाएगा, 300 इंटू आर। आई बात समझ में, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं है, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो जो इनिशियल वॉल्यूम होगा, जो V1 होगा, वही क्या होगा आपका फाइनल वॉल्यूम V2 होगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। R से R कैंसिल, 0 0 2 जा हो गया, तो कितना सॉल्व करके आ गया 2.4। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2.4। और यूनिट क्या रहेगी, प्रेशर निकाल रहे हो तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी, ATM। तो 2.4 ATM, यस। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में, ठीक है, एकदम सिंपल। इस इक्वेशन को 2 बार यूज करना है। ध्यान रखना, कभी भी हमारी 2 कंडीशंस गिवन होती हैं तो हमेशा डबल 2 बार उस इक्वेशन का यूज करते हैं। कभी कभी हम डायरेक्टली इक्वेट कर देते हैं, कभी कभी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर करा। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 बोल रहा है एट टेम्परेचर T अ कंपाउंड AB2 डिसोशिएट, रिएक्शन दे रखी है आपको 2AB2 रिवर्सिबल 2AB प्लस B2, ओके, विद अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x बोल दिए विच इज स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kb इन टर्म्स ऑफ x एंड टोटल प्रेशर। ठीक है, आपको Kb का एक्सप्रेशन बताना है, Kb बताना है किसकी टर्म्स में, x की टर्म्स में और टोटल प्रेशर की टर्म्स में। क्लियर है, ओके। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, सिंपल है। सबसे पहली बात आप लोग को पता है Kb कैसे निकलता है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, Kb कैसे निकलता है। तो कुछ भी गिवन नहीं है, अच्छा गैस गिवन है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो सबको लेंगे। तो ऊपर क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का, आगे क्या है 2 है तो पावर में चले जाएगा, याद है ना। और यहाँ क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2, इसका कुछ भी नहीं है। और नीचे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 और कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये पावर में चले जाएगा 2। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर Kb। सारी गैसेस में है तो सबको ही कंसिडर करेंगे। मैंने बोला था लिक्विड और सॉलिड को कंसिडर नहीं करते हैं, पर यहाँ पर सब गैसेस में, ठीक है। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है मेन, पार्शियल प्रेशर AB का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर B2, पार्शियल प्रेशर AB2 का होल स्क्वायर। मेन टारगेट है ये पार्शियल प्रेशर निकल जाए, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो रिएक्शन में आओ, तो रिएक्शन में और कुछ भी गिवन नहीं है, केवल बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब जो चेंजेस, जो हम x लेते हैं वही चीज है वो, ठीक है। दूसरे शब्दों में उन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दिया कि इतना डिसोशिएट होगा, यही तो हम बोलते थे कि इतना चेंज होगा। चेंज का मतलब, चेंज कब होता है, जब डिसोशिएट होता है तभी तो चेंज होता है ना, ओके। तो देखो कुछ नहीं गिवन है तो देख लो इनिशियल क्या होगा, इसका कितने मोल होंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो जो कोफिशिएंट है वो चेक कर लेंगे। तो कितना कोफिशिएंट है 2, तो इसके कितने मोल मान लेते हैं 2, ठीक है। हम 1 मोल मान के भी चल कर सकते थे, पर 1 मोल मान के अगर मैं कराऊंगा तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो मैं 2 मोल मान रहा हूँ, 2 से एकदम सिंपल रहेगा। क्योंकि देखो अगर मैं 1 मानूंगा इसको, तो देखो 2 से 2 मिल रहा है तो 1 से क्या मिलना चाहिए 1, और 1 से 2 से 1 मिल रहा है तो ये 1 से क्या मिलना चाहिए, हाफ मिलना चाहिए। तो हाफ वाली कहानी आने लग जाएगी, कंफ्यूजन होने लग जाएगा। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका सिंपल रख रहा हूँ, 2 ही मान रहा हूँ, ठीक है। जो कोफिशिएंट है वही उतने मान लिए मैंने कि इनिशियली 2 था, क्लियर है। और ये क्या होगा, 0 होगा। अब बताओ चेंजेस क्या होते हैं, तो हमें पता है कितना लिखते हैं, माइनस का x, और साथ ही साथ जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं -2x, और यहाँ क्या होगा +2x, और यहाँ भी यहाँ क्या होगा +x, याद आया मैंने सिखाया था। और ये जो x है यही DOD है, जो कि बहुत छोटा है कंपेयर टू यूनिटी, मतलब 1 के कंपेरिजन बहुत छोटा दे रखा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी आगे यूज करना पड़ेगा हमें। खैर
अब क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 2x, ये आपका हो जाएगा कितना, इन दोनों को ऐड करोगे 2x, इन दोनों को ऐड करोगे x। ये कहानी होगी आपकी इक्विलिब्रियम की। क्लियर हो गया, इक्विलिब्रियम की कहानी होगी। तो इक्विलिब्रियम में टोटल मोल्स पता चल जाएंगे आपको। टोटल मोल्स कितने होंगे, टोटल मोल्स कितने होंगे, ऐड कर दोगे 2 - 2x + 2x + x, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था उसी स्टाइल में सबको ऐड कर दिया। 2x से 2x कर दिया तो कितना बच गया, 2 + x। तो ये आपके हो गए इक्विलिब्रियम के अंदर टोटल मोल्स 2 + x। क्लियर। अब देखो, अब हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर। टोटल मोल्स भी पता है हमें और इंडिविजुअल मोल्स भी पता है इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। और इन्होंने बोल रखा है टोटल प्रेशर कितना है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है टोटल प्रेशर इज P, टोटल प्रेशर इज P, ठीक है। तो टोटल प्रेशर और अगर मोल्स पता होते हैं तो मैं पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूँ। राउल्स लॉ यूज करेंगे। राउल्स लॉ आपने सुना होगा सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, जिसने नहीं सुना वो सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाली मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो राउल्स लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है, देखो ध्यान से, पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये सुना होगा आप लोगों ने। जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो किसके बराबर होता है, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन के अंदर और टोटल प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम इन सबके पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। क्लियर। जैसे पीबी कैसे निकलेगा जरा बताओ। पार्शियल प्रेशर अगर तुम्हें AB का निकालना है, अभी स्क्वायर वगैरह नहीं कर रहा हूँ, केवल निकाल रहा हूँ AB का पार्शियल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन कितने मोल है इसके, नंबर ऑफ मोल्स इसके 2x डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे तो निकलता है मोल फ्रैक्शन। उस कंपोनेंट के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल कितने आए थे 2 + x, आ रही बात समझ में, इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर आपको क्वेश्चन में गिवन है P। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर अगर आपको निकालना है इसका B2 का, कैसे निकालोगे, इसके मोल्स कितने गिवन है, इक्विलिब्रियम में निकले हमारे x डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितना है हमारा 2 + x इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है P। क्लियर। सिमिलरली इसको मिटा लेते हैं। सिमिलरली अभी हमारे पार्शियल प्रेशर निकालेंगे किसका, AB2 का, AB2 जो यहाँ पर लिखा था मैंने, इसका AB2 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन, इसके मोल फ्रैक्शन के लिए इसके मोल्स होंगे, इसके मोल्स कितने हैं 2 - 2x डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने आए थे हमारे 2 + x इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना आ गया P। ये बात समझ आई। तो इस पार्शियल प्रेशर को निकालने के लिए ही मुझे क्या निकालने पड़े, टोटल मोल्स निकालने पड़े, ताकि मैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में टोटल मोल्स पुट कर सकूं। क्लियर। ओके, तो अब इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो केपी का फॉर्मूला क्या हमारे पास, ये हमने जो स्टार्टिंग में निकाला था पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर। तो AB देखो कितना ये है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा। करो, थोड़ा सा बड़ा जैसा दिखेगा पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 + x और ये क्या हो जाएगा P, और इसका क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2। तो B2 ये है, इसको एज इट इज रखना है। ये कितना आएगा x डिवाइड बाय 2 + x इनटू P होल डिवाइड बाय नीचे क्या है आपका AB2 का होल स्क्वायर। तो AB2 की वैल्यू निकाली थी आपने, AB2 की वैल्यू क्या है 2 - 2x डिवाइड बाय 2 + x इनटू P का होल स्क्वायर। ठीक है। तो हमने क्या करी, इंडिविजुअल जो पार्शियल प्रेशर निकाला था AB का, B2 का, AB2 का, हमने इस फॉर्मूले में जो हमने स्टार्टिंग में बना दिया था अपने पार्ट 1 के कॉन्सेप्ट से जो हमने सीखा था, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको मिटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करने में क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2x इनटू P है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। और यहाँ क्या बचा आपका 2 + x का, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा x इनटू P बचा, और यहाँ क्या बचेगा 2 + x बचेगा, और ये बड़ा वाला डिवाइड लग जाएगा नीचे। यहाँ का क्या बचेगा 2 - 2x का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इस P का भी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 + x का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने खोल दिया चीजों को ताकि समझने में आसानी है। अब देखो 2 + x के स्क्वायर से 2 + x कट जाएगा, बात समझ रहे हो। P के स्क्वायर से अगर इसको तुम खोलोगे, देखो 2x P का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको इंडिविजुअल करो 2x का स्क्वायर और P का स्क्वायर बोल सकते हैं ना। P स्क्वायर से
आपका पी स्क्वायर भी कैंसिल, क्या क्या बच गया, ऊपर बचा आपका 2x का स्क्वायर और यहाँ क्या बचा इंटू एक्स इंटू पी, ये वाला, और नीचे क्या बचा ये वाला 2 प्लस एक्स ये वाला, और एक ये वाला टर्म, ये कितना है 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर। आई इतनी बात समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर इस x के साथ मिलकर क्या बन जाएगा एक्स क्यूब बन जाएगा इंटू पी डिवाइड बाय नीचे क्या बचेगा 2 प्लस एक्स, और इसमें से क्या करोगे 2 कॉमन ले लोगे, इसमें से 2 माइनस 2x है, इससे क्या ले लोगे 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिखोगे ना तो हो जाएगा गलत। ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। यहाँ से ऐसे 2 कॉमन लेके 1 माइनस एक्स नहीं लिख सकते, समझ लो, गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं इस पॉइंट को कि सर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और अंदर कितना बचा 1 और यहाँ कितना बचा एक्स स्क्वायर कर दिया, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, तो कॉमन आता है 4, समझ लो, क्योंकि स्क्वायर्स का है, तो जब कॉमन लोगे तो इसका स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जब इसको खोलोगे, इसको कंफ्यूज है तो ऐसा करो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, 2 कॉमन लो, अब कितना बचा 1 माइनस यहाँ क्या बचा x ब्रैकेट क्लोज, और एक बड़े ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दिया स्क्वायर लगा के। अब देखो स्क्वायर इससे इसके पास भी आ रहा है, इसके पास भी आ रहा है, अब यहाँ से कॉमन लो, आ रही बात समझ में, क्या गलती हो सकती है, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4x क्यूब इंटू पी, और ये बचेगा आपका 2 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, इसका भी तो स्क्वायर करोगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया एक्स क्यूब पी डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है x जो है विच इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू यूनिटी, मतलब x इज वेरी स्मॉल एज 1, तो x को हम इग्नोर कर सकते हैं, x को इग्नोर कर दोगे मतलब बहुत 1 से बहुत छोटा है, तो 1 से बहुत छोटा माइनस भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आंसर आएगा। तो इस पूरे को क्या मान सकते हो तुम एक्स क्यूब पी, सिमिलरली x को इग्नोर कर दो तो x को इग्नोर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ भी x को इग्नोर करोगे तो क्या बचेगा आपका 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब पी डिवाइड बाई 2, और यही होगा आपका केपी। यही बोला था केपी निकालना है आपको किस किस की टर्म में, x की टर्म्स में एंड p की टर्म्स में, तो ये आपका केपी आ गया। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा इस जगह का ध्यान रखना, इस वाले पार्ट का, मोस्टली बच्चे यहाँ गलती करते हैं 2 कॉमन लेके 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कर देते हैं और क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन 13 बोलता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे रखी a प्लस बी रिवर्सिबल c प्लस डी इज 100, मतलब इसका केसी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 100। ठीक है, इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल 4 स्पीसीज वेर 1 मोलर देन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इज। ठीक है, मतलब आपको बोला है कि अगर सबकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगी तो डी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन के अंदर बताना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, स्पेशल तो नहीं मतलब एक नॉर्मल से हटके है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है इनिशियल केवल रिएक्टेंट साइड गिवन होता है, जैसे 1 और 1 और इसको हम लेते थे 0 0 फिर चेंजेस दिखाते थे, ऐसे ही करते थे ना। पर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बोल दिया कि इनिशियल गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल दी 4 स्पीसीज वेर 1 मोलर, मतलब इस बार आपको सबको 1 लेना पड़ेगा, काम वही है जो हमने सीखा है, पर ध्यान इसमें ये करना है कि इस बार इसको भी इनिशियल लिया है। ठीक है, 1 1 1 1, अब पता है आपको कितना लिखोगे माइनस एक्स, यहाँ क्या लिखोगे माइनस एक्स, यहाँ क्या लिखोगे प्लस एक्स, इक्विलिब्रियम में क्या बन जाएगा ऐड करना है 1 माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स, और ये भी क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स, तो ये आपकी होगी इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशंस। अब केसी निकाल दो, केसी क्या लिखोगे, केसी लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, सिंपल, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सी की वैल्यू क्या है इक्विलिब्रियम के अंदर 1 प्लस एक्स, डी क्या आपका 1 प्लस एक्स, और ये क्या है 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये दोनों 1 माइनस एक्स और ये दोनों 1 प्लस एक्स, और केसी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 100, बस तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब तुम इसको सॉल्व करो और एक्स की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो, सिंपल हो गया क्वेश्चन। अच्छा अब यहाँ पर क्या करोगे तुम लोग,
फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, तब जाके निकालोगे। ये करोगे ना, पर ध्यान रहे वो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 100 दिख रहा है, हम स्क्वायर ले सकते हैं बहुत तरफ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। बात समझ में भाई, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, इधर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो सिंपल लिखते हैं डायरेक्ट। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ से स्क्वायर जो थे हट गए और ये 100 की जगह क्या आ गया 10 आ गया। क्लियर? ओके, तो इन छोटी छोटी चीज जो बता रहा हूँ मैं ये ध्यान रखना। ओके, अभी मुझे डी की कॉन्सेंट्रेशन जरूरत थी, तो ये है मेरी डी की कॉन्सेंट्रेशन फिलहाल। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। और 10 कितना आ गया आपका 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10, चलो ऐसे कर लो, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो कितना आ गया 10 माइनस 10x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स वाले एक तरफ तो x वहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा तो ये 1 यहाँ आएगा, तो 10 माइनस 1 9 प्लस 10 वहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा 11x हो जाएगा ना। तो x कितना आ गया यहाँ से, x कम्स आउट 9/11, तो x आपका आ गया 9/11। और आपको क्या बोला था d की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, तो d की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में क्या थी आपकी, ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ d इज इतनी, तो d की हमने निकाली थी 1 प्लस एक्स आई थी, तो आपको 1 प्लस एक्स निकालनी है मतलब, तो निकाल दो। तो d की कॉन्सेंट्रेशन थी 1 प्लस एक्स, तो 1 और x की वैल्यू निकाल चुके हो कितनी 9/11, तो एलसीएम ले लो, कितना हो गया इसको सॉल्व करके, समझ लो ना। 1 प्लस एक्स डी की कॉन्सेंट्रेशन थी, x निकाल दिया हमने, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो 1 प्लस 9/11 सॉल्व करा 11, और कितना हो गया, यहाँ पर 1 है तो यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा 9। क्लियर? तो कितना होगा 20/11, इतना आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा भाई, 20/11 है तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। कोई दिख रहा है 1 पॉइंट, 1 पॉइंट में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मतलब सिंपल सी कहानी है, ए और डी तो हो नहीं सकता, बचे बी और सी, मतलब थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, तो कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 11 बन जाए, 11 करोगे कितना बचेगा यहाँ पर आपका 9 बचेगा। ठीक है, तो फिर पॉइंट लेके 0 आएगा, तो डेफिनेटली 11 8 जा 88, तो मतलब 1.818 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे, छोटी छोटी सी चीजें बस ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वालिटी इक्वेशन मत लगाना, मतलब लेंथी हो जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा पर लंबा होगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, इफ केसी फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे रखी है 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2SO3 और इसका केसी गिवन है आपको 278। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केसी गिवन है, आपसे बोल रहा था वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन, आपको एक नई रिएक्शन गिवन है SO2 प्लस हाफ O2, इसका आपको केसी बताना है, इस रिएक्शन का आपको केसी बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, बस एक लॉजिक लगाना है आपने और क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस रहती है इस टाइप के क्वेश्चन ही बनता है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है और लॉजिकल है। क्या है देखो, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो सबसे पहले कंपेयर करने में हमें दिख रहा है रिएक्शन क्या हुई है, रिवर्स हुई है, उल्टी हुई है ना। देखो SO3 यहाँ राइट साइड था और जो हमें चाहिए उसके अंदर SO3 का है लेफ्ट साइड है। तो सबसे पहली बात, अगर रिएक्शन रिवर्स होती है तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, तो अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए तो उसका क्या होता है 1/Kc होता है। मतलब सबसे पहले जो इसको K' बोल देता हूँ, तो K' क्या होगा, सबसे पहली बात रिवर्स करी है, जो इनिशियल थी हमारी, इसका अगर 278 है तो इसको रिवर्स करके लिखा है, तो रिवर्स करके लिखा है तो डेफिनेटली 1/278 तो होगा ही होगा। अभी और भी चीजें होंगी, क्या होंगी बात की बात है, पर पहला स्टेप क्या देखना है कि वेदर द रिएक्शन इज सेम और रिवर्स कर दिया तो डिवाइड में लगा दिया 1/278, क्योंकि हम जानते हैं अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है तो बैकवर्ड रिएक्शन का क्या होता है 1/Kc होता है। क्लियर? ओके, अब सेकंड पार्ट देखो उसका कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या है इसका, देखो 2 जो रिएक्शन थी हमारी और यहाँ पर क्या है 1, मतलब जो फाइनल रिएक्शन है या फिर जो कह सकते हो जो इनिशियल रिएक्शन है, इसको किससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तुम्हारी जो हमें चाहिए रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। मतलब रिवर्स करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगी ना। तो अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जरा देख लो अपनी आप ही, कोफिशिएंट इनके कितना आ गया 1/2 आ गया, 2 से 1/2 से 2 से 2 कट गया, तो इसलिए इसका 1 आ गया, और इसका भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसलिए इसका भी क्या आ गया 1 आ गया। तो अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करा है तो क्या होगी पावर, डेफिनेटली हाफ होगी, और हाफ का मतलब क्या होता है रूट,
तो लगा दो रूट, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हाफ भाई 1/2 है, कोफिशिएंट 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो कोफिशिएंट 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर क्या होती है, रूट में होती है। भाई 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो पावर क्या होती है, स्क्वायर में होती है। अगर आगे कोफिशिएंट 1/2 होगा तो पावर क्या होगी, 1/2 होगी, है ना। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो हमने लगा लिया डायरेक्टली 1/278 का रूट। क्लियर, दिमाग समझ आ गया। इसको सॉल्व वगैरह आप लोग कर सकते हो अपने आप, ठीक है। तो बस स्टेप्स ध्यान रखना। पहले स्टेप्स में क्या चेक करेंगे, रिएक्शन सेम है कि रिवर्स है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्स होती है, तो रिवर्स होती है तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद चेक करो कोफिशिएंट क्या हुआ है, तो कोफिशिएंट को इस रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली रिएक्शन आ रही है, मतलब रिवर्स करके 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिएक्शन आ रही है। 1/2 से मल्टीप्लाई करा है मतलब डायरेक्टली उठा के रूट लगा दो। आगे बात समझ में। अगर बाय द वे 3 से मल्टीप्लाई करा होता तो क्या करते हैं, तो 278 का क्यूब लगा देते। अभी इसका क्या लगाया, 1/2 लगाया। अगर 3 से मल्टीप्लाई करा होता 3 लगाते, 2 से मल्टीप्लाई करा होता तो स्क्वायर लगाते, एंड सो ऑन। ओके, ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट नहीं मतलब इनका लास्ट, मतलब 15 क्वेश्चन, अभी 5 क्वेश्चन और डिस्कस करना है हमने अपने इस पार्ट के अंदर। फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे रखी है CO गैस प्लस हाफ O2 गैस रिवर्सिबल CO2 गैस। आपसे बोला जा रहा है KP/KC क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज आ गई आपकी KP और KC। अभी तक हम देखते जा रहे हैं इंडिविजुअली, इंडिविजुअल हमने KP निकालना देख लिया, इंडिविजुअल हमने KC निकालना देख लिया। तो अब एक चीज समझो पहले, क्वेश्चन करने से पहले, तो एक रिलेशन होता है किसके बीच में, बिटवीन KP एंड KC। तो क्या रिलेशन होता है, सब जने ध्यान रखेंगे, KP = KC RT की पावर Δn, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन रहता है KP और KC के बीच में। तो इस रिलेशन को डायरेक्टली ध्यान रखो, सब जगह काम करने में आसानी होगी। KP इज द, जानते हो आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के लिए यूज करते हैं। KC इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, एंड डेल्टा एन का खास ध्यान रखो, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स में चेंज क्या हो, कैसे निकलेगा, डेल्टा एन निकलेगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से डेल्टा एन की वैल्यू निकलती है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे खास, क्या ध्यान रखेंगे, हमने नंबर ऑफ मोल वही वाले कंसिडर करने हैं जो किस में गिवन होंगे, अगेन जो गैसेस एंड एक्वस में गिवन होंगे, हम उन्हीं को काउंट करेंगे। जो सॉलिड और लिक्विड में होंगे वाले मोल्स हम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो गैसेस एंड एक्वस वाले होंगे उन्हीं को काउंट करेंगे, सॉलिड लिक्विड में डेल्टा एन निकालते टाइम भी हम सॉलिड लिक्विड वालों को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। KP/KC निकालना है, तो लिखते हैं KP क्या होगा इसका, KC RT की पावर डेल्टा एन, तो डेल्टा एन निकालो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेल्टा एन क्या होगा जरा देख लेते हैं पहले यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने मोल है, देखो इसके आगे कितना लिखा है, कोफिशिएंट 1, तो प्रोडक्ट में 1, रिएक्टेंट में कितना है, देखो पहली बात तो देखो सब किस को लेंगे, तो ये गैस है, लेंगे इसको, ये भी गैस है, इसके भी मोल कंसीडर करेंगे, ये गैस इसके भी कंसीडर करेंगे, मतलब सबके कंसीडर करना है, ठीक है। 1 माइनस रिएक्टेंट में क्या है, ये दोनों है, तो इसके आगे 1/2 लिखा है, इसके आगे 1 लिखा है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 1 + 1/2। टोटल रिएक्टेंट के मोल इतने हो गए, 1 + 1/2। आगे बात समझ में, कितना हो गया, 3/2। क्लियर। अब इसको सॉल्व करा कितना आया, ये आ गया -1/2। एलसीएम लोगे 2 - 3 दैट इज -1/2। डेल्टा एन की वैल्यू होगी आपकी -1/2। तो KP/KC निकालना है आपको, क्या लिख दोगे, RT की पावर, डेल्टा एन की वैल्यू निकाल चुके हो, -1/2। तो देख लो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, RT की पावर 1/2 का मतलब समझते हो आप रूट, और माइनस में तो मतलब नीचे जाएगा, मतलब KP ऐसे लिख लो। चलो अगर आप लोग को डाउट है तो RT की पावर 1/2 या फिर 1/√RT, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको C, तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। बस इसमें खास ध्यान ये रखना आपको, नंबर ऑफ मोल्स वही काउंट करना है जो किस में होंगे, लिक्विड सॉरी गैसेस और एक्वस में होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बाय द वे आपके पास ये इक्वेशन है, A + 2B रिवर्सिबल 3C + D, ये आपका एक्वस है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैस है, और ये आपका सॉलिड है। तो बताओ इसके डेल्टा एन क्या लिखोगे, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट में क्या काउंट करोगे, तो 3 + 1 4
-2 + 1 3, ऐसा करोगे क्या तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चेक करो किसको कंसिडर करेंगे, तो कंसिडर इसको करना है, हमने इसको करना है, सॉलिड को और लिक्विड वालों को तो करना नहीं है, तो इन्हीं को देखो। तो इसके आगे कितना लिखा है 1, तो 1 माइनस इसके आगे कितना लिखा है 2, तो ये आपका आंसर आएगा -1, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉलिड लिक्विड वालों को हमें कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो खैर ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की। तो ये आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आ गए हैं बोर्ड में, तो चलो डिस्कस करते हैं। तो हमने लास्ट क्वेश्चन देख लिया था, हमने हमारा रिलेशन आया था केपी केसी के बीच में, केपी इक्वल्स टू केसी आरटी की पावर डेल्टा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन था। तो यहाँ से आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको केसी पता हो, आरटी पता हो, डेल्टा एन पता हो, केपी निकल आएगा, केसी निकल आएगा, तो काफी टाइप के क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से बन जाते हैं। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन 16 बोलते हैं आपका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केपी इक्वल्स टू केसी, किसके लिए केपी और केसी इक्वल होगा। तो देखो साफ पता चल रहा है तुम्हें, केपी और केसी ये आपस में इक्वल कब होगा, जब ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाए 1 हो जाए। भाई ये वाला टर्म पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, तब तो ये हट गया, तो केपी और केसी क्या हो गया 1 इक्वल हो जाएगा। और इसके लिए 1 के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। क्लियर, भाई किसी की पावर 0 क्या होता है 1 ही तो होता है ना, तो डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और उस केस में केपी और केसी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो चेक कर लो डेल्टा एन की वैल्यू 0 किसकी होगी, और डेल्टा एन कैलकुलेट करना मैंने तुम्हें सिखाई दिया है। तो ए का क्या होगा डेल्टा एन, देखो लेंगे गैस गैस गैस, तो तीनों को कंसिडर करेंगे। प्रोडक्ट में क्या है 2 + 1 3 -2, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 है। बात में तो इसमें डेल्टा आपका केपी और केसी क्या होगा 0 नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई। नेक्स्ट बी चेक करो, तो बी का डेल्टा एन क्या आएगा, कर लो अपने आप, कितना होगा 2 - 3 + 1 4, सबको कंसिडर करना है क्योंकि सारे के सारे गैस सिस्टम है। तो कितना आएगा -2, तो ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा। सी, तो चेक करो डेल्टा एन कितना आएगा 2 - 1 + 1 2, तो यही आपका 0 हो गया। तो मतलब अगर डेल्टा एन 0 हो गया, ये पूरा 1 हो जाएगा, और केपी इक्वल्स टू केसी आपका आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बस आपको चेक करना है, जिस केस में डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी भाई उसी केस में तो केपी और केसी इक्वल होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम गिवन बाय, ओके 3 आपको इक्वेशन इक्विलिब्रियम गिवन है, 3 इक्वेशंस गिवन है। पहले लिख देता हूँ 2NH3 गिवन क्वेश्चन 17, और दूसरी आपको N2 + O2 रिवर्सिबल 2NO K2 बोला है, और थर्ड आपको H2 + ½ O2 रिवर्सिबल H2O, और ये आपको K3 बोला है। ठीक है, और आपको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो ये रिएक्शन है इसका इन टर्म्स ऑफ K1 K2 K3। ठीक है, इन तीनों के टर्म्स में आपको बताना है। तो 2NH3 + 5/2 O2 रिवर्सिबल 2NO + 3H2, तो इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है इन टर्म्स ऑफ K1 K2 K3। क्लियर है, तो देखो अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, और जिसको समझ आया तो बहुत इजीली कर सकता है, जिसको नहीं आया फिर से मैं समझा रहा हूँ। बस यहाँ पर हमने क्या करा, उस टाइम एक ही रिएक्शन थी, यहाँ पर मैंने 3 रिएक्शन ली, मतलब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, तो जिसको नहीं समझा उस टाइम अभी फिर से देखो, फिर से समझा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो क्या करना है। सबसे पहले देखो रिएक्शंस वेदर वैसी रखी गई हैं कि रिवर्स कर दी गई है, उल्टी कर दी गई है। तो रिवर्स करोगे तो 1/4 में चले जाएगा, वैसी रखी जाएगी तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, सपोज इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं K' मानता हूँ, मुझे K' निकालना है। तो देखो सबसे पहले अमोनिया लिखा, तो अमोनिया देखो किसमें, इस वाले में। तो देखो अमोनिया जो रिएक्शन थी इसमें राइट साइड है, पर जो रिएक्शन हमें चाहिए उसमें क्या लिखा है, लेफ्ट साइड लिखा है। तो डेफिनेटली क्या करा होगा, इसको 1/, करा होगा। तो जो इसका K1 है इसको 1/, में भेज दो, तो 1/, क्या हो गया K1 हो गया। इतनी समझ आया, मैं बस एक टर्म्स को देख के भी काम कर सकता हूँ। ओके, O2 इसमें भी है, इसमें भी है, छोड़ दो। कंफ्यूज हो रहे हो कि सर किसको लें, इसको लें, इसको लें, तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। जिसमें कंफ्यूजन है उसको तुम छोड़ो। नेक्स्ट देखो NO कौन सी रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में यहाँ किस तरफ है, राइट साइड है, और इसमें भी किस तरफ है, राइट साइड ही है। मतलब इसको रिवर्स नहीं करना, ये एज इट इज रखेंगे, तो इसको एज इट इज रख दो। तो क्या कर दो, इंटू K2 कर दो, मल्टीप्लाई करते रहो सबको बस। ठीक है, और लास्ट H2O चेक करो, H2O इस वाली रिएक्शन में इधर भी राइट साइड है और इधर भी क्या है, राइट साइड, तो इसको भी एज इट इज रखेंगे। क्या कर दिया हमने, K3 कर दिया। ठीक है, पहला स्टेप समझ आ गया। रिएक्शंस के जो टर्म्स है वो देखो, जो आपको गिवन रिएक्शन है उसमें कहाँ है, और जो फाइनल रिएक्शन है उसमें कहाँ है। अगर सेम साइड है तो एज इट इज पुट कर दो,
उल्टा रिवर्स है, उल्टा है तो 1 कर दो। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, उनके पावर्स चेक करनी है हमने। तो देखो इसका क्या है 2 ही है और यहाँ पर भी क्या है 2 ही है, सेम ही मतलब कुछ नहीं करा, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। K2 में आओ, NO चेक किया था हमने, O2 तो चेक करा नहीं था, छोड़ो इसको। NO चेक किया था, NO में कितना है देखो 2 है और यहाँ भी NO में कितना है 2 है, तो कुछ चेंज नहीं करे, सेम टू सेम है, तो इसको भी एज इट इज रहने देंगे। K3 में आते हैं तो H2 है, तो देखो यहाँ पर H2 कितना है 1 और यहाँ पर H2 कितना है 3 है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा 3 से 3 को पावर में भेजना पड़ेगा, तो K3 का क्या लगा देंगे Q। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 1/2 हमने पावर में भेजा था, तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको पावर में भेज दो। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तब जाके तो 3:2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के कारण हमने K3 को क्या कर दिया की पावर 3 भेज दिया। बस इनको कंबाइन करो तो K1 K' कितना हो जाएगा K2 K3 का क्यूब डिवाइड बाय K1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, या इस क्वेश्चन का कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ K1 K2 K3। ठीक है, बात समझ आ गई, एकदम सिंपल सा है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको पावर में भेज देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, ओके, ये एक्चुअली ट्रिक है, वरना इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। ये जो मैंने अभी बताई आपको कि इस तरीके से करना है, दिस इज अ ट्रिक। ठीक है, तो ध्यान रखना, वरना पूरा सॉल्व करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा काफी तुम्हें, तो ट्रिक का ध्यान रखो। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 बोल रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ Kp1 Kp2 फॉर द रिएक्शन। ओके, X2 एक रिएक्शन ये है और एक रिएक्शन आपकी ZPQ। तो इस टाइप का भी थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किया था, अपने आप देख सकते हो आप लोग, कर एक बार ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, वरना समझो। और इन द रेशो 1:9 Kp1 और इसको Kp1 दे रखा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp2 दे रखा है, रेशो दे दिया इनका 1:9। ठीक है, 1:9 दे दिया। इफ DOD x में ले लो 1x-9x, रेशो में करेंगे तब हम 1/9 लिख देंगे। इफ DOD ऑफ x एंड z इज इक्वल, दोनों का DOD सेम है, चलो x मान लेंगे हम, दोनों सेम ही दे रखा है स्मॉल x। देन द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर इज ओके, तो टोटल प्रेशर का रेशियो बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही स्टाइल करते हैं अपनी। इनिशियल क्या होगा 1 होगा, 0 होगा, क्या होगा 1 माइनस x, ये क्या होगा +2x, ये क्या होगा 1 - x और ये क्या होगा 2x, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम में टोटल। सिमिलरली इसका क्या होगा 1 0 0 होगा इनिशियल, ये कितना होगा -x, ये क्या होगा x और x दोनों प्लस में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 - x, ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा x। बस आपको इस स्टाइल को पकड़ के रखनी है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। ये स्टाइल नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, स्टाइल पकड़ के रखोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है, प्रेशर की टर्म्स में निकालना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए होंगे, मोल फ्रैक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। टोटल मोल्स कितने होंगे इस केस में, तो 1 - x + 2x, 1 - x + 2x कितना हो गया 1 + x। इस केस में कितने होंगे 1 - x + x तीनों को ऐड कर दिया, x कैंसिल, तो कितना आ गया 1 + x। दोनों ही केस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1 + x आ गया। ठीक है, अब जब तुम पार्शियल प्रेशर निकालते हो तो याद करो, पार्शियल प्रेशर तुम्हें इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, निकालते रहें। चलो यहाँ पर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ x क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ x इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, मैं इसका प्रेशर P1 मान लेता हूँ सपोज, और इसका टोटल प्रेशर क्या मान लेता हूँ P2 मान लेता हूँ। ठीक है, इसका टोटल प्रेशर क्या मान लिया मैंने, टोटल प्रेशर मान लिया मैंने P1 और इसका टोटल प्रेशर मैंने मान लिया P2, क्योंकि हमें उसी का रेशियो निकालना है। देखो रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर, ठीक है, तो P1/P2 हमें निकालना है। तो लॉ आपको पता है, पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा इसका, आप निकाल सकते हो, x माना था मैंने, मोल फ्रैक्शन निकालना इजी है। अगर x के लिए निकाल रहे हो तो क्या होगा 1 - x डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर P1। y के लिए निकालोगे, पार्शियल प्रेशर y का कितना आएगा, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा 2x डिवाइड बाय, भाई मोल फ्रैक्शन निकालना समझते हो ना, उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सिमिलरली इसके लिए क्या मोल फ्रैक्शन निकाला, इसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, इनटू P1। क्लियर है, और चलो अब ये निकल गया आपका, तो इसके लिए Kp निकाल सकते हैं हम। Kp कितना आएगा, Kp क्या आएगा इसका, कुछ नहीं किया मैंने तो मान के चलेंगे क्या होगा, गैस या एक्वस होगा तो सबको कंसीडर करेंगे, तो y²
पी वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है तो पावर में चला जाएगा, पी एक्स। सॉल्व करा, पी वाई का स्क्वायर क्या है, ये है आपके पास, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइड बाय पी एक्स। पी एक्स कितना है, ये वाला टर्म, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू पी वन। इसमें भी पी वन है, पी वन छोड़ दिया हमने, पी वन का होल स्क्वायर। ठीक है, बड़ी वैल्यू आ रही है, नो प्रॉब्लम, अभी छोटी हो जाएगी थोड़ी देर में। सिमिलरली काम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर निकालो जेड का, पी का, क्यू का, तो पी क्यू का तो खैर सेम ही आ रहा है, तो जेड का निकालते हैं सबसे पहले। पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड निकालेंगे, क्या आएगा, जेड का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय टोटल 1 प्लस एक्स और इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना माना था मैंने, P2, इसका P1 माना है, इसका P2 माना है, P2। पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, P का क्या आएगा, P के नंबर ऑफ मोल्स आपके एक्स डिवाइड बाय, समझ आ रहा है, 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर दैट इज P2। पार्शियल प्रेशर निकालेंगे Q का, क्या आएगा आपका, सिमिलरली x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर P2। समझ लो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालता है, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। पीछे मैंने आई थिंक पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने फॉर्मूला लिखा था, वहां से देख सकते हो आप लोग, कि आपको याद भी होगा, अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है करे हुए, है ना। ओके, तो अब Kp का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो इसके लिए Kp क्या आएगा, P पार्शियल प्रेशर ऑफ P पार्शियल प्रेशर ऑफ Q डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Z, ये आ जाएगा Kp का एक्सप्रेशन इसके लिए। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी नहीं है, यहाँ भी इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब जो मेरा काम की चीज़ है उसी को रहने देंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो Kp कितना आएगा जरा देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ P है आपका 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू P2। पार्शियल प्रेशर ऑफ Q आया ये रहा, x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू P2 और डिवाइड बाय, इसकी भी को लिख दो, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Z। Z इतना है आपका 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू P2। क्लियर है, अब देखो इस 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट जाएगा, एक P2 से एक P2 कट जाएगा, तो Kp कितना आएगा यहाँ पर, P2 इंटू 1 माइनस एक्स, P2 इंटू 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स भी काट सकते हो ऐसे, P 1 माइनस एक्स कैसे आएगा, ये क्या आपका P है, सॉरी ये 1 माइनस एक्स नहीं है, केवल x है। ठीक है, 1 माइनस एक्स नहीं x है वो केवल, क्योंकि ये वाला टर्म केवल x अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो कितना बचेगा, P2 ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स, और ये भी नीचे आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई सबको, तो ये हमने निकाल दिया। ओके, तो इसको हटा देते हैं, सिमिलरली इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, तो Kp कितना आएगा देखो, ऊपर है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, चलो लिख देता हूँ मैं इसको, 2x इंटू 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x का स्क्वायर, P1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये Kp को लिख देते हैं, मेन वाला डिवाइड, यहाँ क्या बचा आपका 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और P1। ठीक है, कितना बचा, इसको हटा देते हैं। आई बात हमने इसमें देखो P1 से एक P1 कट गया, और 1 प्लस एक्स के स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा इसमें आपका, बचा स्क्वायर ले लोगे इसका क्या होगा, 4x स्क्वायर P1 डिवाइड बाय, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इतना आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई सबको। अब आपको बोल रहे हैं Kp बाय Kp1 का रेशियो, Kp1 डिवाइड बाय Kp2, ये आपका Kp1 था, ये आपका Kp2 था। ठीक है, इसका रेशियो देखो, अगर आप इसका रेशियो ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें कॉमन क्या है, तो ये वाला पार्ट, सॉरी ये हटा देते हैं, ये वाला पार्ट जो Kp2 में है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये इसमें भी दिख रहा है आपको, ये देखो, तो ये पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है ना। तो मतलब अगर इस पूरे टर्म को मैं यहाँ लिखूं और इस पूरे टर्म को यहाँ लिखूं, तो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं है। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, केवल 4P1 लिख दो, और यहाँ पर क्या लिख दो, P2। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि ये वाला पार्ट जो मैंने सर्कल तो नहीं, जो भी मार्क किया मैंने, ये दोनों में कांस्टेंट है, इसमें भी यही है, इसमें भी है, तो इसको यहाँ लिखो, इसको नीचे लिखो, तो ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, भाई सेम है तो कैंसिल तो होगा। तो मैंने बचा हुआ पार्ट लिख दिया 4P1, यहाँ से 4P2। क्लियर है।
अब Kp1/Kp2 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 1/9, तो 1/9 इज इक्वल टू कितना आ गया 4P1/P2। आपको निकालना था P1/P2, तो P1/P2 कितना आ जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो 1/9 × 4 36, तो कितना आंसर आ गया 1:36। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? यस, तो हमारा 1:36 हो जाएगा। क्लियर? तो एकदम सिंपल से, बस यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को बड़ा सा लगता है इसलिए बच्चे डर जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, जो सिखाया उसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 बोल रहे हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन डेल्टा जी नॉट आपको गिवन है -115 किलो जूल, ओके, एट 298 केल्विन। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, आपको Kp बताना है, ठीक है? तो डेल्टा जी नॉट की टर्म्स में क्या रिलेशन होता है पहले समझो। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 RT log K, ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है? Kc निकालना है तो यहाँ Kc आ जाएगा, Kp निकालना है तो यहाँ Kp आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? तो फिलहाल Kp निकालना है तो Kp लिख देता हूँ। तो ये आपका रिलेशन है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के साथ, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। तो बस इसकी वैल्यू गिवन है आपको 115 किलो जूल है, तो जूल्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जूल्स के लिए मतलब 10⁻³ जूल्स हो गया। 2.303 आर की वैल्यू क्या होती है 8.314। टेम्परेचर तुम्हें गिवन हुआ क्वेश्चन में 298 केल्विन। थोड़ा इस साइड को लिख देते हैं, जगह नहीं है। क्या होगा ये -115 किलो जूल को जूल्स में कन्वर्ट करा 10⁻³ -2.303 R is 8.314, T is 298 एंड log Kp, और तुमसे log Kp निकालने को बोल रहे हैं, तो log Kp कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 115 × 10⁻³ ये वाला पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, 2.303 × 8.314 डिवाइड इंटू 290। तो इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, log Kp की वैल्यू आएगी, ठीक है? तो सॉल्व करते हैं, तो या फिर डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 20.16 के अराउंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो log Kp की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20.16। कभी कभी अभी log Kp क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था Kp निकालो इन टर्म्स ऑफ log Kp, ठीक है? अगर बाय द वे Kp निकालना होता, ठीक है, तो Kp कैसे निकालते हैं, फिर एंटी लॉग लेना पड़ता। तुम एंटी लॉग लेते हैं किसका, 20.16 का, तब तुम्हारा Kp आ जाता, ठीक है? अभी हमने फिलहाल log Kp निकाला है, ठीक है? तो किसी क्वेश्चन के अंदर Kp निकालने को भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log K। Kc पूछा जाए तो Kc लिख सकते हैं, Kp पूछा जाए तो Kp लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 20.16, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 लास्ट क्वेश्चन आज का सेकंड पार्ट का। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट से सपोज A + B आपका C + D आ रहा है, आपको बोल रहा है राइट से लेफ्ट जाने की कंडीशंस क्या है, ओके? तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट, ठीक है? पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आप लोगों को। सपोज इसका Kc निकालोगे, इसका Kc क्या आएगा, C D A B, ये आएगा इसका Kc, ठीक है? यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहे हैं Q, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट, ठीक है? तो रिएक्शन क्वोशिएंट का कहाँ यूज करते हैं, या रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है? तो रिएक्शन क्वोशिएंट सबसे पहली बात, इसको लिखने का तरीका इज सिमिलर एज Kc। जैसे Kc लिखते हैं वही रिएक्शन क्वोशिएंट भी लिखा जाता है। तो Kc जिस तरीके से लिखा जाता है Q भी वैसे लिखा जाएगा। तो क्या होगा, C D A B। आ रही बात समझ में? जैसा Kc लिखा था सिमिलर तरीके से हम रिएक्शन क्वोशिएंट को भी लिखते हैं Q को। अब अंतर क्या है, अंतर ये है जो Kc लिखते हैं कहाँ लिखते हैं हम, ये लिखते हैं केवल और केवल एट इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में जो लिखा जाता है उसको हम Kc बोलते हैं। इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी पॉइंट में लिखोगे उसको हम Q बोलेंगे, एट एनी इंस्टेंट एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो इसी टर्म को क्या बोलते हैं हम, Kc बोलते हैं। बात समझ आ गई इतनी कि Q और Kc में अंतर क्या है और सिमिलरिटी क्या है। लिखने का तरीका एकदम सेम, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, Kc लिखेंगे इक्विलिब्रियम में, जब मतलब इक्विलिब्रियम में ऐसा लिखेंगे तो इसको हम Kc बोलेंगे, और किसी और इंस्टेंट में इस टाइप की कंडीशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसको हम Q रिएक्शन क्वोशिएंट बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है?
अब मेन चीज है इसका फायदा क्या है या इसका यूज कहाँ करना है, तो इसका यूज करते हैं रिएक्शन का डायरेक्शन बताने के लिए। तो कंडीशन ये होती है, अगर आपका एक तो देखिए क्या होगा, Q और Kc इक्वल होगा, तो बताओ रिएक्शन कहाँ होगी, हमारी रिएक्शन कहाँ होगी आपकी एट इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, एक कंडीशन हो सकती है Kc बड़ा होगा, Kc क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जरा बताओ Kc ज्यादा है, Q कम है, तो कहाँ जा रही होगी, फॉरवर्ड जा रही होगी रिएक्शन, फॉरवर्ड को जा रही होगी। और अगर Q ग्रेटर होगा Kc से, तो रिएक्शन कहाँ को जा रही होगी, बैकवर्ड जा रही होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों इक्वल होंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन के अंदर Kc की वैल्यू गिवन है या Q की वैल्यू तुम कैलकुलेट करके निकालोगे, बाद में इसमें क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो ध्यान रखना है Kc और Q में से एक चीज गिवन होगा, दूसरा तुम्हें निकालना होगा। निकालने का तरीका सेम टू सेम है, बस दोनों को कंपेयर करो, अगर सेम आ गया तो इक्विलिब्रियम में, Q अगर लेस है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट टू राइट, और अगर Q ग्रेटर है तो रिएक्शन कहाँ होगी, बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बोल रहा था, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रिएक्शन विच प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट आने के लिए क्या कंडीशन है, Q ग्रेटर होना चाहिए Kc से, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से ध्यान रखोगे कि इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी एक इंस्टेंट के अंदर हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी है कि वेदर फॉरवर्ड, बैकवर्ड और इक्विलिब्रियम। ठीक है, तब हम इस रिएक्शन क्वेश्चन का यूज करते हैं। क्लियर, बात समझ आ गई? तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट 2 पार्ट हमारे हो गए, अब थर्ड पार्ट में हम मिलेंगे। तो थर्ड पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ली-चैटलियर प्रिंसिपल के क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। एक्चुअली इक्विलिब्रियम का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो। तो अब हम पार्ट 3 के अंदर मिल रहे हैं। थैंक यू।